हम एक सरकारी कॉलेज में इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सिवाय कोरम पूरा करने के और वो खाना पूर्ति के अलावा दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। ये टूटने का श्रेय जाएगा तो सीधा उन पार्टियों के नेताओं पर जो सत्ता पर काबिज हैं। वो कभी नहीं चाहते कि कोई हमारे ऑल्टरनेटिव जनता को मिले। बोला गया कि टी डिस्ट्रिक्ट है, तो आज तक तो हम लोगों ने नहीं देखा कि यहाँ कोई टी प्रोसेसिंग जोन सरकार द्वारा खोला गया। अगर वो खोला जाए तो वहाँ रोजगार के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आज के युवा की मांग है कि कोई भी उम्मीदवार अगर आए तो वो पढ़े लिखे होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, ताकि जो शिक्षा व्यवस्था डगमगाया हुआ बिहार में सुधार करने में कुछ मदद हो सके। इसी कड़ी में हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद हैं प्रोफेसर गुलरेज रोशन रहमान जी। किशनगंज से हैं। किशनगंज विधानसभा से जो है जन अधिकार पार्टी के संभावित सब उम्मीदवार हैं, सबसे प्रबल दावेदार हैं। अपनी दावेदारी पेश कर दिया पार्टी में और पार्टी ने भी आश्वासन दिया है कि चुनाव आपको किशनगंज विधानसभा से चुनाव लड़ना है। राष्ट्रीय जनता दल में भी कार्य कर चुके हैं, प्रदेश महासचिव रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल में। उसके अलावा प्रोफेसर हैं, इनके पिताजी डीएम रहे हैं, तो कह सकते हैं कि काफ़ी शिक्षित हैं और शिक्षित परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर आप 10 सबसे शिक्षित उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो प्रोफेसर साहब का नाम जो है बिल्कुल उनमें आएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज साहब। क्या लग रहा है आपको? आप तो काफ़ी शिक्षित हैं और जो हमारा क्षेत्र है सीमांचल का, यहाँ पे काफ़ी बदहाली है, खास करके शिक्षा को लेकर के, तो क्या कुछ बदलाव होनी चाहिए? जी देखिए, ऐसा है कि सीमांचल के क्षेत्र है जो बिहार के अंदर है, और बिहार जो है वो भारत के अंदर है। ये बिहार और सीमांचल में शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी जितने काम होने चाहिए थे पिछले 15 सालों से, ये सब बिल्कुल रुका हुआ है। और सिर्फ राजनीति के अलावा, कोरी राजनीति के अलावा कोई दूसरा काम नहीं हो रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि सामाजिक सरोकार का काम, सामाजिक कल्याण का काम या सोशल एम्पावरमेंट का काम जो पहले शुरू हुआ था, वो पिछले 15 सालों में बिल्कुल रुक गया है। अभी यहाँ जो काम हो रहे सिर्फ वो अफसरशाही को बढ़ाने का काम है। शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हम एक सरकारी कॉलेज में इंग्लिश के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सिवाय कोरम पूरा करने के और वो खाना पूर्ति के अलावा दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है। वही स्थिति स्कूल के शिक्षा में जुड़ी हुई है। स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा में लगाने के बजाय उनको शिक्षा के अलावा जितने भी दूसरे काम हैं उनमें लगाया जाता है। हमारे जन अधिकार पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय पूर्व सांसद श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, और हमारे नेता हैं पार्टी के, और उनकी सोच सिर्फ ये है कि अगर जन अधिकार पार्टी को मौका मिलता है कि सरकार बनाए या सरकार में भागीदार हो, साझेदार हो, तो सबसे पहले वन एजुकेशन एंड वन हेल्थ सिस्टम पूरे बिहार में लागू होना चाहिए और बिहार समेत पूरे देश में लागू होना चाहिए। मसलन कि अगर किसी एक क्षेत्र से कोई विधायक जीतता है और वो एमएलए बनता है, तो उसको किसी भी हाल, उसको कानूनी तौर पे उसको ये किया जाएगा कि वो अपने बच्चे को किसी भी हाल में बाहर के स्कूल्स में नहीं पढ़ा के अपने क्षेत्र के ही सरकारी विद्यालय में पढ़ाए। तब देखिए उस विद्यालय का कैसा हाल सुधरता है। उसी तरह से जब सेहत की बात है, स्वास्थ्य की बात है, हेल्थ सिस्टम में भी आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, पीएचसी है या सीएचसी है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, इन सब का हालात जब ये बाध्य कर दिया जाएगा कि जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे प्रमुख हों, चाहे पंचायत समिति मुखिया, वार्ड सदस्य तक, कोई भी पैक्स चेयरमैन, वो सभी लोग अपने इलाज के लिए सर्वप्रथम पहले अपने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएं, और तब देखिए कि वो फिर कैसे उसका हालात सुधरता है। उसके बाद ठीक है, स्वास्थ्य की बात है, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर रेफ़र किया जाएगा, तो फिर आगे जाएंगे, उसको रोक नहीं है कहीं। लेकिन ये बेसिक चीज़ है, ये चीज़ होगी तो वन एजुकेशन एंड वन हेल्थ सिस्टम जो हमारे माननीय पप्पू यादव जी का ध्येय है और मोटो है,
और दूसरा मोटो है कि किसी भी चीज़ में इसका ब्यूरोक्रेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब अफसरीकरण नहीं होना चाहिए। अगर शिक्षा का अफसरीकरण हो गया तो वो शिक्षा का जो मकसद वो ख़त्म। स्वास्थ्य जो आपका सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम का अगर ब्यूरोक्रेटाइजेशन हो गया तो वो ख़त्म। अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी का मसला है, गरीबी का मसला है, बदहाली का मसला है, और गरीब और मज़लूम लोगों के साथ दबे कुचले दलित अल्पसंख्यक इन लोगों के साथ जिस तरह से जो भेदभाव होता है, इसको रोकने के लिए माननीय पप्पू यादव जी आज नहीं बरसों से वो लगे हुए हैं। और पिछले 5 वर्षों से ये जन अधिकार पार्टी जब से बनी है और तब से जो चल रहे हैं, बेलौस समाज का सेवा कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं। आपको जब जन सेवा करनी है तो जब तक आप सत्ता में नहीं आएंगे तो आप उसको मुकम्मल तौर पे, पूरे तौर पे नहीं कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने और हमारे पार्टी के नेता ने, पप्पू यादव जी ने ये तय किया कि 2020 का चुनाव बहुत पहले से तय था कि हम लोगों को इसको बहुत अच्छे से लड़ना है। पार्टी की स्थिति भी अच्छी है। शराबबंदी लागू कराने के लिए हम लोगों ने किशनगंज में जाम किया, शराबबंदी लागू हो और सही तरीके से लागू हो, तो लागू भी हुआ। उसके बाद नोटबंदी के ख़िलाफ़ अगर कोई भी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में इसका आवाज़ सड़क पे उठाई तो वो जन अधिकार पार्टी थी, और पूरे बिहार में और उसके समेत किशनगंज में इसका सारे का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम लोगों के पास है। कोई गलत काम होता है सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले में से जन अधिकार पार्टी ही है। तो ये विपक्ष का रोल अदा कर रही है। तो जो पार्टी विपक्ष का रोल इतने एक्टिवली अदा कर रही है, तो इतने सक्रिय रूप से अदा कर रही है, इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहा है कि वो पार्लियामेंट में है कि नहीं, लेजिस्लेचर में उसका कोई एक सदस्य है कि नहीं, ना हो, लेकिन सड़क पर तो है, जनता के साथ तो है, हर वक्त जनता के साथ पप्पू यादव जी और उनके नेता, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हम लोगों के जैसे उनके नज़र आते हैं, और जहाँ तक होता है हम लोग उनका दुख को दूर करने का काम करते हैं। एक अपने भाषा में लोग कहते हैं कि वोट कटवा के तरह जो है इस्तेमाल किए जाएंगे, या इससे जो है बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा, बीजेपी की बी टीम है, और तरह तरह की बातें कहते हैं। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत सही ये बिंदु आपने उठाया है। ये पिछले 2015 में जब गठबंधन बना रहे थे तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और जन अधिकार पार्टी के साथ साथ लेफ़्ट पार्टी में सीपीआई, ये 4 पार्टियां एक साथ आ चुकी थी। चूँकि मैं खुद उस वक्त कोचाधामन से उम्मीदवार था, और जब हम लोग चुनाव कैंपेनिंग कर रहे थे उसी पीरियड में 2-3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद 2-1 नेता की वजह से वो ये गठबंधन टूट गया। जो थर्ड फ्रंट के रूप में पप्पू यादव जी के नेतृत्व में बन रहा था वो टूट गया। तो इसके टूटने का जो क्रेडिट है या इसका जो बदनामी, वो उसका किसी एक आदमी के चेहरे पे आप या पप्पू यादव जी किसी पे भी आप नहीं जा सकता। वो ये टूटने का श्रेय जाएगा तो सीधा उन पार्टियों के नेताओं पर जो सत्ता पर काबिज़ हैं। वो कभी नहीं चाहते कि कोई हमारे ऑल्टरनेटिव जनता को मिले, अच्छा ऑल्टरनेटिव उनको मिले, इसलिए विकल्प न मिले, इसके लिए इस गठबंधन को तोड़ने की साजिश हुई थी। मैं आपको याद दिला दिया। और इस बार भी जबकि पप्पू यादव जी का पूरा रुझान, ये जितने भी ये फासीवादी शक्ति हैं या साम्राज्यवादी शक्ति हैं, सांप्रदायिक शक्ति हैं, उन सबों के ख़िलाफ़ सांसद भी रहे, माननीय सांसद रहे, जब पार्लियामेंट में वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियंस रहे। और जब उसके बाहर हुए चुनाव के बाद 2019 के चुनाव के बाद, तो उसके बाद बाहर भी हमेशा से इनका स्टैंड, इनका वक्तव्य और जितने भी कार्य कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो इंडिया का जो सेकुलर जो स्टैंड है उस स्टैंड के साथ है। जहाँ तक रही वोट कटवा बोलने की बात, तो वोट कटवा तो किसी हाल नहीं, बल्कि इनके साथ आने के लिए अभी सभी पार्टी के नेता छोड़कर इनका पार्टी का, जन अधिकार पार्टी का दामन थाम रहे हैं, और वोट कटवा बोलने वाले का जो ज़ुबान है वो बंद हो जाएगा। समय की पुकार है, आगे देखिए क्या होता है। इलेक्शन से पहले जिस तरह से जो है अभी पिछले 5 सालों में बिहार के किसी व्यक्ति को अगर पूछा जाए कि पप्पू यादव कैसे नेता हैं, तो उनका जवाब यही होता है कि जो भी हो भाई, लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, विपक्ष का रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के टाइम आते आते, वोट का दौर आते आते ऐसा होता है कि वोटर जो है गोलबंदी कर लेते हैं। वोटर गोलबंदी करके जो है फिर कहीं छिटक जाते हैं। तो इन चीज़ों से जो है आपका क्या प्लान है कि पिछले विधानसभा में जो चीज़ हुआ वो नहीं हो, उससे बचने के लिए क्या आपकी क्या प्लान है आपके पार्टी की? मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि बिहार ही नहीं और सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता जो मतदाता हैं, ये बहुत इस पर एनालिसिस और रिसर्च हुआ कि जो वोटिंग पैटर्न है, जो वोटिंग बिहेवियर है, वो वोटिंग बिहेवियर जाति, संप्रदाय
या क्षेत्रीयता, रीजनलिज्म, इससे प्रभावित होकर के अंत में जाते जाते वो लोग वोट कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता कि वो नहीं करते हैं। मतदाता अपनी जगह पे जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, सही हैं, वो देते हैं। लेकिन ये हमारे बीच के ही जो ब्लैक शीप हैं, जो काला भेड़िया हैं, जो अपने मफाद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए इस तरह से उनको भड़काते हैं या प्रलोभन देते हैं या उनकी मुसीबत का मजाक उड़ाते हैं, उनके मजबूरी का वो फ़ायदा उठाते हैं और वो उठाकर किसी तरह से बहला फुसला के उनको, चूँकि शिक्षा का अभाव है, उनको बहला फुसला के करते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है, जो जनता बिल्कुल भली भांति ख़ास तौर से सीमांचल की जनता देख रही है कि अगर आपका पोलराइजेशन भी होता है तो पोलराइजेशन में न कि सिर्फ आंख मूंद के कोई एक विकल्प की तरफ जाएंगे, बल्कि एक तीसरा विकल्प के लिए जनता मन बना चुकी है। और इसका इंडेक्स हम लोग जहाँ भी जाते हैं, लोग लब्बैक कह करके बेलौस वो आकर के बोलते हैं हमको आपकी पार्टी का सदस्य बनना है, आपकी पार्टी। जब हम लोगों को देखना है कि हमारा जो सच्चाई से, ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से जो हमारा काम करे, वैसे नेता को, वैसे पार्टी को और वैसे पार्टी के उम्मीदवारों को हम लोग इस बार विजय बनाएंगे। और पुराने जितने ये जो पदधारी लोग हैं, जो समझते हैं कि इस पद पर रहना हमारा बिल्कुल वैधानिक अधिकार है, नहीं बल्कि हमारा ख़ानदानी अधिकार है, उन सब को बदल कर पूरे सियासी जो पस मंज़र है इसको बदलने का काम करेंगे। ये सीमांचल की जनता सहित किशनगंज की जनता ने ये तय किया है। आपको अगर उम्मीदवार बनाती है पार्टी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में, तो किशनगंज के किन स्थानीय मुद्दों को लेकर के है जनता के बीच आप पहुंचेंगे? अगर हमें पार्टी यहाँ से नामित करती है किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से, तो किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की जो ज्वलन समस्याएं हैं उनमें सबसे पहले जो शहर का जो टाउन प्लानिंग है ये बहुत बेतरतीब है। म्यूनिसिपैलिटी में जो वार्ड आते हैं तो 34 वार्ड, वो जितने भी वार्ड हैं, स्वास्थ्य का है चाहे सफाई का है, जो व्यवस्था होनी चाहिए जिसके लिए टैक्स पे करती है यहाँ की जनता, जो नागरिक हैं, नाला नहीं बना हुआ है, बरसात में ये सड़क है इसमें पानी भर जाना है। ये शहरी क्षेत्र की बात हुई। देहाती क्षेत्र में जो प्रखंड क्षेत्र इसमें आते हैं और पुठिया आता है, वो इन सबों में जो किसान भाई हैं, जो युवा है, युवा के लिए तो सबसे पहले जितने स्कूल्स हैं वो स्कूल कम हैं, हाई स्कूल्स की संख्या इसमें कम है और बहुत ही कम है भी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या तो शिक्षक नहीं है, ठीक से बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, और वो भी है तो वो मिड डे मील से ही जूझते जूझते वो उनका टाइम निकल जाता है। तो इन सब चीज़ों से हट के शिक्षक और छात्र, इन दोनों के बीच की जो एक कड़ी है जो इनको जोड़ेगी, उस जोड़ने में ना बिल्डिंग आता है कहीं से, ना मिड डे मील आता है, वो आता है शिक्षा। अगर रियल एजुकेशन उनको दिया जाए तो सही माने में कोई भी युवा आपको घर में नहीं बैठेगा, वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेजों में आकर के समय देगा। कॉलेज की कमी है, कॉलेज खुलने चाहिए, जो कॉलेज खुले हुए हैं उनका सरकारीकरण होना चाहिए। अस्पतालों की भी कमी है पूरी तरह से। और किसान भाई जो हमारे हैं, जो मज़दूर भाई हैं, उनके लिए वो देहाती क्षेत्र में फसल वो उपजाते हैं, उस फसल को उपजाने के लिए जो बेनिफिट हमारा केंद्र सरकार से भी आता है और राज्य सरकार से आता है, उन तक पहुंच सके। मसलन इसको टी इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया किशनगंज ज़िला को। ये इसलिए सिर्फ पोठिया और ठाकुरगंज में 2 जगह ज़्यादा है। पोठिया किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो टी स्टेट अगर दिया गया, टी को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया, इसको बोला गया कि टी डिस्ट्रिक्ट है, तो आज तक तो हम लोगों ने नहीं देखा कि यहाँ कोई टी प्रोसेसिंग जोन सरकार द्वारा खोला गया। अगर वो खोला जाए तो वहाँ रोज़गार के साथ साथ हमारा जो यहाँ लोकल प्रोडक्शन है टी का, जो पत्तियों का, उसका प्रोडक्शन होगा और उसका सरकारीकरण एक स्टैम्प बन के एगमार्क लग करके वो बिकेगा। तो यहाँ से फार्मर्स का, एक टी ग्रोअर्स का, चाय पत्ती उगाने वाले जो किसान हैं उनकी एक कोऑपरेटिव बना दिया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।